हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और शेयर जरूर कीजिएगा। शाम का वक्त, इंदौर रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। विप्लव हिमांशु के लेकर मध्य प्रदेश आ चुका था और हिमांशु सब तरफ आंखें घुमा कर देख रही थी। जब विप्लव हिमांशु के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो बाहर, रियो ने किसी को तो भेजा ही होगा हमें लाने के लिए। हिमांशु विप्लव के बाद अपना सर हिला बाहर चली आई। जब जहाँ पर रियो जीप लेकर खड़ा हुआ था, रियो को देख कर विप्लव खुश होते उसके पास आकर बोला, तू तो कह रहा था तेरा बाप तुझे घर से निकालने नहीं दे रहा, तो तू यहाँ कैसे आ गया। रियो विप्लव की बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए बगल में इशारा कर देता है, जिसे देखकर विप्लव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आरोही बैठी हुई थी। आरोही को रियो के साथ देखकर विप्लव हैरानी से रियो को देखते हुए, अब ये मत कहना कि इस पागल के साथ तेरी शादी हो रही है। विप्लव के बाद आरोही उसे घूरते हुए बोली, पागल हो गए तुम्हारा पूरा खानदान, और मैं इस गे से शादी करूंगी सपने में। रियो आरोही की बात सुनकर उसे घूरते हुए, और मैं तुमसे शादी करूंगा एक पागल से तुम्हारे सपने में। आरोही रियो की बात सुन अपना फोन उसे दिखा, करो अंकल को कॉल। आरोही की धमकी पर रियो उसे बुरी तरीके से घूरते हुए विप्लव से बोला, मेरे पापा को पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला जो इस पागल को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए सीआईडी बनाकर भेजा है। विप्लव रियो की बात सुनकर धीरे से उसके कान में आकर बोला, हम इसे मार कर बेहोश कर देते हैं और यहीं से चल, तू निकल जा मेरे साथ। जब उन लोगों की हिमांशी की आवाज़ सुनाई दी जो विप्लव से कह रही थी, चलो आओ बैठो चलते हैं। विप्लव हिमांशी की आवाज़ सुन उसी तरफ देखता है जहां हिमांशी जीप के पीछे आकर बैठ चुकी थी और सारा सामान भी उसने रख दिया था, जिसे देखकर विप्लव खुद से बोला, सबसे बड़ी पागल तो मेरे साथ है। इतना कहते हुए विप्लव एक आह भरकर रियो की तरफ देख, चल अंकल से बात करते हैं। विप्लव की बात सुनकर रियो जीप की तरफ जाते हुए, तुझे पता है कि 3 दिन बाद मेरी सगाई उस पटवारी की बेटी के साथ है, उसके 2 दिन बाद मेरा मंडप शुरू है, मैं घोड़ी चढ़ने वाला हूँ। रियो की बातों को सुनते हुए विप्लव उसे चुप करवाते हुए, बस कर यार, पहले तो उस पटवारी की बेटी का कुंडली निकालना होगा कि वो है कैसी, अच्छी होगी तो शादी करने में क्या दिक्कत है। विप्लव की बात सुन रियो उसे बुरी तरीके से, अभी मैं अपने करियर की शुरुआत दौर में हूँ और तू चाहता है कि शादी करके मर जाऊँ मैं। आरोही उन दोनों के खुशर खुशर को देखते हुए रियो से, तुम्हारा हो गया होगा तो चले, वरना कहीं पर किस करने के बारे में तो नहीं सोच रहा हूँ तुम दोनों। आफ्टर यू आर ऑल यू टू गे फक बडीज। रियो आरोही की बात अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते गुस्से से बोला, कहीं तुम्हें यहीं पर फक ना कर दूं, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो। रियो की बात पर हिमांशी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख, जिसे देख विप्लव रियो को कंधे पर मारते बोले, मेरी बंदी के सामने ऐसी बकवास मत करना, मुझे ये सब पसंद है और ना उसे चुप रह। विप्लव के बाद पर रियो आरोही के बड़े गुस्से से घूरते हुए हिमांशी की तरफ देख, हेलो आई एम रियो। रियो के बाद पर हिमांशी अपना सिर हिलाते हुए, हाय हिमांशी। विप्लव हिमांशी के बाद पर उसके सामने बैठे उसे घूरने लगा, जिसे महसूस कर हिमांशी एक नज़र विप्लव की तरफ देखने के बाद आरोही से बोली, हेलो आरोही। हिमांशी की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए, हाय आरोही चावला। जिसे सुनकर रियो का स्टार्ट करते हुए हिमांशी से बोला, खानदानी पागल है, जरा बच कर रहना। रियो की बात सुन आरोही उसकी तरफ घूर कर देखने के बाद सरकास्टिक तरीके से मुस्कुरा कर बोली, चलो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तुम्हारी ये जो जुबान चल रही है ना, वो भी नहीं चलेगी। रियो आरोही के बाद तो उसे गुस्से से देखने के बाद अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगा और वही विप्लव हिमांशी के बगल में आकर बैठ गया, जिसे देख हिमांशी विप्लव से, सामने तो सीट है ना, क्यों यहाँ आ गया तो क्या हुआ। विप्लव ने उल्टा सवाल किया, जिसके जवाब में हिमांशी अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। जब उनकी जीप शहरी इलाके से निकलते हुए थोड़े हिल स्टेशन की तरफ बढ़ती है, जिसे देखते हुए विप्लव अपना कैमरा निकाल फोटो क्लिक करने लगता है। विप्लव हिल स्टेशन की तरफ देखते हुए रियो से, अगर तेरी शादी कैंसिल करवा दी तो तू पूरी इंदौर हमें घुमाएगा। रियो विप्लव के बाद पर ड्राइविंग करते हुए, मुझे पता था तू यहाँ मेरी मदद करने नहीं आया बल्कि घूमने आया है। जिसे सुनकर विप्लव अपना सर नहीं में हिलाते बोले, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। जब आरोही विप्लव से बोले, तुम चाहे नाक रगड़ लो या एरिया घिस लो, तुम्हारे इस गे दोस्त की शादी तो होकर रहेगी। आरोही की बात पर विप्लव अपने दांत पीस, तुम अपना मुंह बंद करके क्यों नहीं रखती। फिर रियो की तरफ देखकर, तूने बताया नहीं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। विप्लव के सवाल पर रियो तिरछी आंखों से आरोही को घूरने के बाद बोला, महेश्वरी अंकल के यहाँ अपने दिमागी इलाज करवाने आई और मेरा दिमाग खाकर खराब कर रही है पागल कहीं के, और मेरे पापा को भी सब कुछ इसी ने बताया है। मन तो कर रहा है कि इसी हिल स्टेशन से नीचे फेंक दूं, गाड़ी के साथ ही मर जाएगी। रियो का गुस्से का देखकर विप्लव कसकर गाड़ी को पकड़ते हुए, नहीं बहुत घटिया आइडिया है, हमें नहीं मरना, प्लीज ऐसा मत करना। विप्लव के बात पर रियो मुंह बनाते हुए अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। जब कुछ देर बाद उनकी गाड़ी आकर सोसाइटी में रुकी, वहाँ के ग्रीन नेचर को देखते हुए विप्लव गाड़ी से उतरते हुए रिया से बोले, यार तू तो स्वर्ग में रहता है, कितनी हरियाली है यहाँ पर। जिसे सुनकर रियो अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्योंकि ये इंदौर से थोड़ा बाहरी इलाका है,
लाइक विलेज एरिया, इसलिए यहाँ पर इतनी हरियाली है। विप्रो रियो की बात सुन अपना सिर हिला देता है तो आरोही गाड़ी से उतरकर सीधा महेश्वरी जी के घर की तरफ चली जाती और रियो बस गुस्से से उसे घूरता रह जाता है। उसके जाने के बाद विप्रो रियो से बोला, अंदर चले, मुझे तेरे फादर से मिलना है। रियो विप्रो की बात पर बैग उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा थोड़े भड़कीले हैं, इसलिए कुछ भी बकवास मत करना। शाम ढल चुकी थी, इसलिए अखिलेश जी अपने काम से वापस घर आ चुके थे। जब उनकी नज़र विप्लो और हिमांशु पर गई, जिसे देखते हुए वो विप्लो के पास आकर, मुंबई से विप्लो सारंग है ना? अखिलेश जी की बात सुन विप्लो हाँ में अपना सिर हिलाते हुए, जी हाँ अंकल, मैं वापी। अखिलेश जी विप्लो के जवाब पर हिमांशु की तरफ इशारा करते हुए पूछते हुए बोले, और ये कौन है? रिया ने पहले ही बता दिया था कि अखिलेश जी के थोड़े ओपन माइंडेड है इसलिए विप्लो ने सीधी बात बताते हुए, हम दोनों ने एक दूसरे को अभी डेट करना शुरू किया है। मेरे फैमिली वालों को पता है और हम बहुत जल्दी शादी करेंगे। विप्लो की शादी करने वाली बात को सुन हिमांशु उसकी तरफ देखने, जिसे देखते हुए विप्लो अखिलेश जी की तरफ इशारा कर देता है तो हिमांशु अखिलेश जी के पास पाँव छू लेती है। हिमांशु का पाँव छूने पर अखिलेश जी उसके सिर पर सहलाते हुए, सदा खुश रहो और अभी शादी में कुछ वक्त है, तो जहाँ मन घूम सकते हैं। इंदौर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अखिलेश जी की बात सुन विप्लो रियो की तरफ देखने लगा, जिसे देखकर रियो निराशा से अपनी गर्दन नहीं में हिलाते उसे अखिलेश जी की तरफ इशारा करने लगा। रियो के इशारे पर विप्लो अपना सर नहीं में हिला अखिलेश जी से बोला, वैसे अंकल, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम रियो की होने वाली वाइफ की तस्वीर देख सकते हैं? जिसके जवाब में अखिलेश जी मुस्कुराकर, तस्वीर से क्यों काम चलाना विप्लो बेटा, कुछ दिन बाद जब सगाई होगी तो आमने सामने देख लेना। ये सुन विप्लो और कुछ भी ना कह सका, जिसे देखा अखिलेश जी रियो की तरफ देखते अपने दोस्तों को कमरा दिखा दो। फिर विप्लो से बोले, और जाकर फ्रेश हो जाओ, शाम हो चुकी है, शाम का चाय पियेंगे। अखिलेश जी की बात पर विप्लो अपना सिर हिला देता है और रियो उन दोनों को अलग अलग कमरा दिखा देता है और विप्लो के कमरे में बैठकर उसे घूरने लगता। विप्लो जो कि रास्ते में खींची तस्वीरों को कमरे में देख रहा था, जिसे रियो घूरती हुई नज़र को महसूस करके बोला, क्या हुआ? विप्लो के सवाल करते हैं रियो अपने दांत पीसते हुए, तुमने कहा था कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ पर लड़की की तस्वीर मांग रहे हो। विप्लो रियो के गुस्से पर एक गहरी सांस भरकर, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है शादी से? विप्लो के सवाल पर रियो कुछ पल चुप रखा। दो रीजन है, एक तो मुझे यहाँ नहीं रहना, गांव की लड़की से शादी नहीं करना, और दूसरा मैं उस लड़की को जानता भी नहीं। रियो के जवाब पर विप्लो से छेड़ते हुए, उस पागल को फंसा लेना, शहरी है, साथ में विदेशी भी है। विप्लो के बाद सुन रियो से घूरते हुए, बकवास मत करो, उसके साथ कुछ करने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा मर जाऊँ। फिर कुछ पल सोच कर बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं हो, मेरी फ्रीडम टिकट बन सकती है। रियो की बात सुन विप्लो से घूरते हुए, मैं बस मस्ती कर रहा था, ये सब करने की कोशिश मत करना, वो यहाँ अपने इलाज के लिए आई है। जिसे सुन रियो अपना सिर हिलाते हुए विप्लो को घूर कर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे ये शादी रुकोगे, मुझे बस उस लड़की से शादी नहीं करनी। जिस पर विप्लो 2 मिनट सोचने के बाद बोला, 3 दिन बाद तेरी सगाई है, चल अंकल से बात करते हैं, तुम दोनों के सगाई से पहले मिलने की। ये सुनकर रियो खुश होते हुए, बिल्कुल सही कहा, प्लीज पापा को मना लेना। विप्लो रियो की बात सुन अपना सर हिला देता है तो रियो कमरे से बाहर चला। उसके जाने के बाद विप्लो कमरे में बने बालकनी में आता है और बगल में देखता है तो हिमांशी खड़ी हुई थी। सूरज ढल रहा था और वो नारंगी रंग के हिमांशी के गोरे चेहरे पर पड़ रही थी। तब हिमांशी का चेहरा बिल्कुल लाल नजर आ रहा था और उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थी, जिसे देखते हुए विप्लो हिमांशी और उसके कमरे के बीच में बनी उस छोटी सी बाउंड्री के पास आकर खड़ा हो गया। हिमांशी को जब एहसास हुआ कि कोई उसके चेहरे को लगातार घूरे जा रहा है, तब उसने अपना सर घुमाकर उस तरफ देखा जहां विप्लो उसे टकटकी लगाकर देख रहा। ये देखकर हिमांशी अपनी आंखें चढ़ाते हुए, क्या इस तरीके से क्या दिख रहे हो? जिसके जवाब में विप्लो उस बाउंड्री से टेक लगाकर खड़ा होते ही हिमांशी देख रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। विप्लो की बात सुन हिमांशी मुस्कुराते हुए, फ्लर्ट करने की कोई नई ट्रेनिंग ले रहे हो क्या? हिमांशी की मुस्कान पर विप्लो अपना सर नहीं में हिला के बोला, मेरे तो खून में फ्लर्ट है और इन्हीं फ्लो में से मेरे डैड ने मेरी मॉम का दिल जीता था। जिसे सुनकर हिमांशी विप्लो के सामने आकर खड़ी होते हुए, अच्छा तो तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, शाम की चाय नहीं पीनी? जिसके जवाब में विप्लो बाउंड्री की तरफ इशारा करते हुए, ये बीच में रोक रहा है, वरना अभी इस बाउंड्री के पार करके आ सकता हूँ मैं। ये सुनकर हिमांशी उस बाउंड्री पर हाथ रखते हुए बोली, ये हमारे लिमिट की बाउंड्री है और जब तक शादी नहीं हो जाती इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मत। जिसे सुनकर विप्लो मुस्कुराते हुए हिमांशी के हाथ को पकड़ कर बोला, और मुझे फिलहाल के लिए इस बाउंड्री को क्रॉस करना भी नहीं है, क्योंकि तुम इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी
हिमांशी विप्लव की बात सुन उसके हाथ की तरफ देखते हुए, हिमांशी सिंह इतनी बहकी हुई नहीं है। जिस पर विप्लव हिमांशी के हाथ को अपने होठों से लगा, बट मेरे सामने बहक जाती है। विप्लव के किस करने पर हिमांशी अपना हाथ पीछे लेते हुए, जब खुद के दिल को मनाने के लिए लड़ना छोड़ दोगे तब खुद मैं ये बाउंड्री क्रॉस कर लूंगी। फिलहाल के लिए नीचे चले। इतना कहकर हिमांशी मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर की तरफ चली जाती। वहीं विप्लव उसकी बात सुनकर कहता है, मनाना छोड़ दिया है हिमांशी, लेकिन ये दिल रोक रहा है क्योंकि अभी भी इस दिल को तुम्हारी आदत नहीं हुई। ये तो किसी और की आदत से मजबूर है। इतना कहते हुए विप्लव आह भर के कमरे से बाहर चला आता। ऋतिक का फार्म हाउस मृत्युंजय घर जाने के बजाय सीधा ऋतिक के यहाँ गोद भराई में चला आया था, जहाँ फैमिली आई हुई थी और प्रकृति ने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और पूरी तरीके से साउथ इंडियन लुक में रेडी हुई थी। जहाँ ऋतिक उसे टकटकी लगाकर देखे जा रहा था, प्रकृति को बालों के समेट कर बन बनाया गया था। उसके मांग में मांग टीका के साथ लाल सिंदूर भर गया था। गले में 3 सेट गोल्डन ज्वेलरी उसे पहनाया गया था और हाथों में हाथ करदन और साड़ी से मैचिंग चूड़ियाँ पहनी थी और साथ में हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। चेहरे पर हल्का न्यूड मेकअप में प्रकृति बेहद खूबसूरत लग रही। जब गोद भराई की रस्म शुरू होती है, राजीव रिद्धिमा और रिद्धम को लेकर आया था। विक्रम भी आरू और आरव के साथ है। पंडित जी प्रकृति और बच्चे के सलामती के लिए मंत्रों के साथ पूजा करते हैं। फिर आए मेहमान प्रकृति को गिफ्ट देना शुरू कर। जब प्रकृति अपने साथ लाया हुआ तोहफा प्रकृति के गोद में रखते हुए, मैं गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड योर चाइल्ड, प्रकृति मृत्युंजय के बाद से अपना सिर हिला देती है। जब ऋतिक अपने हाथ में पकड़ा तोहफा लाकर प्रकृति के गोद में रखते हुए कहता, आई ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। जिसे सुन प्रकृति ऋतिक को देखते, सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करोगे और हमारे बच्चे को? ऋतिक प्रकृति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए शेलवान रिवान की तरफ इशारा कर, वो दोनों करेंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जब एंट्रेंस से एक चिलचिलाती हुई आवाज आई, और मैं भी प्रोटेक्ट करूंगा आप तीनों को भाभी। जिसे सुनकर प्रकृति एंट्रेंस की तरफ देखने लगी, जहां पर पार्थ अपने हाथों में गिफ्ट पकड़े खड़ा हुआ था। जिसे देखकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करते हुए, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? पार्थ ऋतिक की डरावनी आवाज को सुन थोड़ा सा घबराने के बाद बोला, मैं थोड़ा बेशर्म किस्म का लड़का हूँ, बिना इनविटेशन के भी घर के फंक्शन में घुसा चला आता हूँ। ये सुनकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी कर, सीरियसली या तुम नशे में हो जो अक्सर होते हो? ऋतिक के कटाक्ष को सुनकर पार्थ छोटा सा मुंह बनाकर, मैं ड्रिंक नहीं करता। कब से? ऋतिक ने आंखें चढ़ाते हुए, जिसके जवाब पार्थ थोड़ा चिढ़कर, मैं नहीं बताऊंगा, मैं भाभी को गिफ्ट दूंगा। इतना कहकर पार्थ आगे जाकर ऋतिक को इग्नोर कर प्रकृति को गिफ्ट देते हुए बोले, ये आपके छोटे से देवर की तरफ से। प्रकृति पार्थ की बात सुन उसके हाथ से गिफ्ट ले लेती है और उसे थैंक यू कहती है। जब पूरी झा फैमिली भी वहां आ जाती है और सभी प्रकृति को तोहफे दे, और लास्ट में अभिलाष जी चांदी के गिलास में केसर वाला दूध प्रकृति को देते हुए, ये रस्म है, इसे पी जाओ, इससे बच्चा सुंदर और स्वस्थ पैदा होता है। जिसे देखकर ऋतिक अभिलाष जी से बोला, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है, और जहाँ तक बात है केसर वाले दूध की, प्रकृति ने ऑलरेडी सब खा रखा है, पी रखा है और जरूरत नहीं है। अभिलाष जी ऋतिक की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए करवाहट से बोले, क्या तुम्हें लगता है कि हमने कुछ मिलाया है इसमें? क्योंकि मैं तुम्हारे शक करने की आदत से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। उन दोनों की बहस के शुरू होने से पहले प्रकृति अभिलाष जी के हाथ से गिलास लेते हुए ऋतिक से, पापा के ऊपर इतना शक मत किया करो। ये कहकर प्रकृति उस केसर वाले दूध को पी जाती है और ऋतिक बस अभिलाष जी को घूरता रह जाता है। दूध का पूरा खत्म करने के बाद प्रकृति गिलास को ट्रे में रखते हुए ऋतिक से बोले, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेवजह शक करते रहते। ये सुनकर ऋतिक प्रकृति की तरफ देखने के बाद कुछ भी नहीं कहता और इसी तरह धीरे धीरे गोद भराई की रस्म पूरी हो जाती है और सभी लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। देर रात प्रकृति नींद में अपने पेट को सहलाने लगती है, जहाँ ऋतिक लैपटॉप में काम करते हुए बैठा था। जब वो प्रकृति के कराहने की आवाज़ सुनता है, ऋतिक के कानों में जैसे वो आवाज़ जाती है, ऋतिक तुरंत नज़र उठाकर प्रकृति की तरफ देखने के बाद लैपटॉप बंद करते हुए प्रकृति के पास आकर कहता है, प्रकृति ऋतिक की आवाज़ लगाने पर अपने अर्ध खुली आंखों से उसे देखते हुए धीरे से बोले, ऋतिक मुझे दर्द हो रहा है। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति के पेट पर हाथ रखते हुए, हम हॉस्पिटल चले? प्रकृति ऋतिक के बात सुन एकदम से इमोशनल होते हुए उसके हाथ को पकड़ कर बोली, ऋतिक मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मुझे नहीं मरना, मुझे बहुत दुख रहा है। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति को अपने गोद में उठाते, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी ना, और हमारे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति को लेकर नीचे आता है और शेलवन को आवाज़ लगाते हुए कहता है, शेलवन गाड़ी निकालो। ऋतिक की आवाज़ सुनते ही सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और शेलवन अपने कमरे से भागते हुए बाहर आता है, जहां प्रकृति नाइट ड्रेस गीली हो चुकी थी क्योंकि उसका वाटर ब्रेक हुआ था और वो चिल्लाने लगी थी। जिसे देखते हुए शेलवन जल्दी से बाहर की तरफ जाता है और ऋतिक भी उसके पीछे चला आता है और उनकी गाड़ी सीधा मेहता क्लिनिक की तरफ चली जाती है।
प्रकृति ऋतिक की गोद में अपना सर रखे उसके हाथ को कसकर पकड़े रोते हुए बोला, ऋतिक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। ऋतिक प्रकृति की बातों को सुनते उसके हाथ को पकड़े हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, हम अस्पताल पहुँचने वाले हैं। जब हमारे बच्चे आ जाएंगे तब तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना। प्रकृति ने रोते हुए पूछा, जिसके जवाब में ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, और ज़्यादा प्यार करूँगा, तुम रोना बंद करो। इतना कहकर ऋतिक शेलवन से बोला, स्पीड बढ़ाओ। सेल्वन ऋतिक के बाद अपना सिर हिला गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देता है। कुछ देर में उसकी गाड़ी आकर मेहता क्लिनिक के सामने रुकती है। ऋतिक ने ऑलरेडी डॉक्टर मेहता को कॉल कर दिया था, जिस कारण वो अपनी पूरी टीम के साथ रेडी थे। ऋतिक वहां पर पहुंचते ही प्रकृति को अपनी बाहों में उठा सीधा गाड़ी से बाहर निकाल आता है और क्लिनिक के अंदर ही तरफ चला जाता है, जहाँ डॉक्टर मेहता स्ट्रेचर की तरफ इशारा करते हुए ऋतिक से बोले, बाकी का काम हमारा है, आप यहाँ पर बैठे रहो। ऋतिक डॉक्टर मेहता की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए बोला, डॉक्टर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मेहता ऋतिक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहकर वो लोग प्रकृति को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते और ऋतिक वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसे देखते हुए शेलवन कहता है, लेकिन मैम की डिलीवरी का वक्त अभी नहीं आया था, अभी तो कुछ वक्त बाकी है। ऋतिक शेलवन की बात सुनकर अपना सर हिलाते हुए बोला, आई नो बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग और अचानक उसका लेवर पेन जब बीच में सेल्वन ऋतिक के कंधे पर हाथ रखता है तो ऋतिक सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है तो सेल्वन उसे दरवाजे की तरफ इशारा कर देता है, जहां लावण्या और पार्थ अंदर आ रहे थे। उन दोनों को एक नज़र देखने के बाद ऋतिक उन्हें इग्नोर कर देता है और अंदर से प्रकृति के चीखने की आवाज़ें आनी शुरू होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगे मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।